तो आज की हमारी गहन पड़ताल का विषय है रॉबर्ट ग्रीन की एक काफी विवादास्पद किताब शक्ति के 48 नियम। हाँ, ये किताब सीधी सपाट बात करती है कि शक्ति का खेल असल में कैसे खेला जाता है। मतलब दिखावा, धोखा, मनोवैज्ञानिक रणनीतियां, सब कुछ। बिल्कुल। इन नियमों को अक्सर लोग अनैतिक या जोड़-तोड़ करने वाला मानते हैं। हाँ, मैन्युपुलेटिव कहते हैं। हाँ, मैन्युपुलेटिव। लेकिन अगर हम इन्हें एक अलग नजरिए से देखें तो ये इंसानी स्वभाव और सामाजिक गतिशीलता की एक गहरी समझ भी देते हैं। सही बात है। तो आज हमारा मकसद है इन रणनीतियों को समझना और ये देखना कि क्या ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। और हम आज कुछ चुनिंदा नियमों की चीर-फाड़ करेंगे। और ये साफ करना जरूरी है कि हमारा मकसद इन विचारों को जस का तस पेश करना है, ना कि उनका समर्थन या विरोध करना। चलिए तो फिर इसे खोलते हैं। पहला नियम ही बहुत दिलचस्प है। अपने असली इरादे हमेशा छिपा कर रखें। हाँ, नियम नंबर 3। किताब कहती है कि लोगों को एक धुएं के पर्दे में रखो, मतलब एक स्मोक स्क्रीन। उन्हें किसी और दिशा में उलझाए रखो। और जब तक उन्हें आपकी असली चाल समझ आए, तब तक बहुत देर हो चुकी हो। सुनने में तो किसी जासूसी फिल्म जैसा लगता है ये। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण असल जिंदगी में मौजूद है। इथियोपिया के सम्राट हैली सलासी और उनके दुश्मन बालचा की कहानी। अच्छा। बालचा एक बहुत शक्तिशाली और यूं कहिए अड़ियल सरदार था। अपने 500 अंगरक्षकों के साथ एक अभेद्य किले में रहता था। तो उसे सीधी लड़ाई में हराना तो नामुमकिन रहा होगा। बिल्कुल नामुमकिन था। तो सिलासी ने उसे बाहर निकाला कैसे फिर? जाहिर है सीधी लड़ाई से तो नहीं। उन्होंने धोखे का एक बहुस्तरीय जाल बिछाया। पहला कदम, उन्होंने बालचा को एक शानदार दावत का न्योता भेजा। सलासी ये जानते थे कि बालचा जैसा शक्की इंसान इसे जरूर एक जाल समझेगा और आने से मना कर देगा। बिल्कुल, और हुआ भी वही। अच्छा, तो ये दावत का न्योता ही एक मनोवैज्ञानिक चाह रहा था। सलासी को पहले से पता था कि बालचा मना करेगा। ये तो शतरंज की तरह कई चालें आगे सोचने वाली बात हो गई। हाँ, ये सिर्फ पहला पर्दा था। असली दांव तो इसके बाद था। क्या था वो? जब बालचा ने आने से मना कर दिया तो सिलासी ने अपनी सेना को शहर के बाहर एक झूठी परेड का जोर शोर से अभ्यास करने का आदेश दिया। झूठी परेड? हाँ, तो बालचा के जासूसों ने ये देखा और उन्हें लगा कि सिलासी की पूरी सेना इस परेड में व्यस्त है और कोई खतरा नहीं है। कोई खतरा नहीं है। वे निश्चिंत हो गए। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। हाँ, क्योंकि ये परेड भी एक धोखा थी। असली हमला तो 3 मील दूर से हो रहा था, जहां सिलासी की मुख्य सेना ने चुपके से बालचा के लगभग खाली किले पर धावा बोल दिया। कमाल है। जब तक बालचा और उसके लोगों को कुछ समझ आता, उनका किला कब्जे में था। तो बिना एक गोली चलाए सिर्फ अपने इरादों को छिपाकर उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन को हरा दिया। ये दिखाता है कि शक्ति हमेशा बल प्रयोग में नहीं, बल्कि धारणा के नियंत्रण में होती है। धोखे की ये रणनीति तो वाकई कमाल की थी, जहां बिना बोले ही इतना कुछ कह दिया गया। और ये बात मुझे अगले नियम की याद दिलाती है, जो शब्दों के इस्तेमाल पर, या यूं कहें कि उनके कम से कम इस्तेमाल पर आधारित है। आप नियम नंबर 4 की बात कर रहे हैं। हमेशा जरूरत से कम बोलें। हाँ। विचार ये है कि आप जितना ज्यादा बोलते हैं, उतना ही ज्यादा आप कुछ ऐसा कह जाते हैं जो शायद मूर्खतापूर्ण हो सकता है। कम बोलने वाले लोग ज्यादा शक्तिशाली, आत्मविश्वासी और रहस्यमयी दिखते हैं। हाँ। उनकी चुप्पी दूसरों को असहज करती है और वो उस चुप्पी को भरने के लिए बोलना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। हाँ। और अनजाने में अपनी महत्वपूर्ण जानकारी जाहिर कर देते हैं। फ्रांस की राजा लुई 14वें इसका एक क्लासिक उदाहरण माने जाते हैं ना। वो तो इसके उस्ताद थे। उनके मंत्री और दरबारी वो किसी भी राजकीय मुद्दे पर दिनों तक बहस करते रहते थे। अच्छा। और अंत में 2 लोगों को चुना जाता था जो राजा के सामने अपनी अपनी दलीलें रखते थे, और लुई वो चुपचाप सब कुछ सुनते थे, एक शब्द भी नहीं बोलते थे। और आखिर में उनका क्या जवाब होता था इतनी बहस सुनने के बाद? उनका जवाब हमेशा रहस्यमयी होता था। घंटों की बहस सुनने के बाद वो बस इतना कहते, मैं देखूंगा। बस इतना? हाँ, जवेरे, और फिर उठकर चले जाते। और दरबारी सोचते रह जाते थे। हफ्तों तक उनकी उस एक पंक्ति का मतलब निकालने की कोशिश करते रहते थे कि राजा किसके पक्ष में है, उनका असली इरादा क्या है। तो कम बोलकर लुई ने खुद को एक पहेली बना दिया था। एक ऐसी पहेली जिसे कोई हल नहीं कर पाता था, और इसी से उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, लुई 14वें के मामले में क्या ये रणनीति सिर्फ इसलिए काम नहीं कर रही थी क्योंकि वो पहले से ही राजा थे?
मतलब उनके पास चुप रहने की शक्ति थी। अगर एक आम इंसान किसी मीटिंग में ऐसा करे तो क्या लोग उसे अयोग्य या अनजान नहीं समझेंगे? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है संदर्भ ही सब कुछ है। ये नियम हर स्थिति के लिए नहीं है, अच्छा। लेकिन इसका जो मूल सिद्धांत है वो आज भी लागू होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर जगह चुप रहें, बल्कि ये कि आप सोच समझ कर बोलें। सही बात है। जब आपके पास कहने के लिए कुछ ठोस ना हो तो चुप रहना ज्यादा शक्तिशाली होता है, और जब आप बोलते हैं तो आपकी बातें अस्पष्ट हों, खुली हुई हों, ताकि लोग उसका अपने हिसाब से मतलब निकालें। तो शक्ति अक्सर उसमें नहीं होती जो आप कहते हैं, बल्कि उसमें होती है जो आप नहीं कहते हैं। बिल्कुल। तो पहले हमने इरादे छिपाने की बात की, फिर कम बोलकर रहस्य बनाने की। ये दोनों ही एक तरह से पैसिल या रक्षात्मक रणनीतियां हैं। कह सकते हैं। लेकिन अगला नियम इसका ठीक उल्टा करने को कहता है, जानबूझकर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना। ये तो एक बड़ा विरोधाभास लगता है। हाँ, ये है नियम नंबर 6। हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। हर कीमत पर? हाँ, ये कहता है कि भीड़ में कभी गुम न हो, हमेशा सबसे अलग दिखें, चाहे इसके लिए आपको थोड़ी बदनामी ही क्यों न मिले। अनदेखा किया जाना शक्ति के खेल में मौत के बराबर है। बिल्कुल। एक बार जब लोगों का ध्यान आप पर होता है, तब आप उनकी धारणाओं को शेख दे सकते हैं। इसका सबसे सटीक उदाहरण शायद माता हारी हैं। बिल्कुल। वो तकनीकी रूप से शायद अपने समय की सबसे अच्छी डांसर नहीं थीं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध थीं। सबसे प्रसिद्ध थीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने चारों ओर एक अविश्वसनीय रहस्य और आकर्षण का जाल बुन दिया था। वो सिर्फ एक डांसर नहीं थी, वो एक कहानी थी। मतलब उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई जो शायद सच से ज्यादा दिलचस्प थी। हाँ, वो हर इंटरव्यू में अपनी मूल कहानी बदल देती थी। कभी कहती कि वो भारत में एक पवित्र मंदिर में पली बड़ी हैं, अच्छा। तो कभी अपनी नानी को जावा की एक रहस्यमयी राजकुमारी बतातू। मतलब कुछ भी। हाँ, उनकी वेशभूषा, उनकी कहानियां, सब कुछ अप्रत्याशित और सनसनीखेज था। लोगों को कभी पता नहीं होता था कि वो अगली बार क्या करेंगी या क्या कहेंगी। और इसी रहस्य ने उन्हें पेरिस में सबसे चर्चित हस्ती बना दिया। बिल्कुल, जबकि उनसे कई बेहतर डांसर गुमनामी में थीं। ये तो आज के पर्सनल ब्रांडिंग के युग में और भी ज्यादा सच लगता है। हाँ, बिल्कुल। कई बार हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर जिनकी कहानी सबसे दिलचस्प होती है, वे उन लोगों से ज्यादा सफल हो जाते हैं जो शायद ज्यादा प्रतिभाशाली हैं, पर अपनी कहानी कहना नहीं जानते। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आजकल के बहुत से इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटी यही तो करते हैं। हाँ। वो लगातार चर्चा में बने रहने के लिए विवाद पैदा करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सकारात्मक हो या नकारात्मक, दोनों ही गुमनामी से बेहतर है। पर मैं इस माताहारी वाले नियम को लेकर थोड़ा आशंकित हूँ। आज के कैंसल कल्चर के दौर में बदनामी मोल लेना तो मतलब बहुत खतरनाक दाव हो सकता है। ये एक गलत कदम और आपका पूरा करियर तबाह हो सकता है। क्या ये सलाह आज भी उतनी ही कारगर है? आपका डर जायज है। आज जोखिम निश्चित रूप से ज्यादा है, लेकिन नियम का सार ये नहीं है कि आप बुरे काम करें। सार ये है कि आप उबाऊ न बने। अच्छा। आपको अपनी छवि पर नियंत्रण रखना होगा। माता हारी ने अपनी छवि को रहस्यमयी और आकर्षक बनाया, न कि घृणित। तो मतलब एक अलग पहचान बनाओ जो लोगों को आकर्षित करे। हाँ, जो उन्हें आपके बारे में बात करने पर मजबूर करे। अगर आपकी आलोचना हो रही है तो इसका मतलब है कि लोग आप पर ध्यान दे रहे हैं, और शक्ति के खेल में सबसे बुरी चीज है कि लोग आपको नजरअंदाज कर दें। तो ध्यान खींचना एक बात है, लेकिन एक बार जब लोगों की नजरें आप पर हों तो उस शक्ति को बनाए रखना एक अलग कला है। हो? और ये मुझे हमारे अगले नियम की ओर ले जाता है, जो शायद इन सब में सबसे सूक्ष्म है। अपनी उपलब्धियों को सहज दिखाएं। हाँ, नियम नंबर 30। अपने काम को ऐसा दिखाएं जैसे उसे करने में कोई मेहनत ही नहीं लगी। सारी मेहनत, अभ्यास, चालाकी सब छिपा लो। बिल्कुल। जब आप अपनी मेहनत को छिपा लेते हैं तो आपका काम जादुई और स्वाभाविक लगता है। इसे इटली के पुनर्जागरण काल में स्प्रेज़ातुरा कहा जाता था, है ना? स्प्रेज़ातोरा, हाँ, सोची समझी सहजता की कला। और इसका एक अद्भुत उदाहरण जापान के महान टी मास्टर सेन नो रिक्यू की कहानी में मिलता है। हाँ, वो अपनी सादगी और प्राकृतिक सौंदर्य की समझ के लिए जाने जाते थे। क्या कहानी है उनकी? एक बार सम्राट हिदेयोशी, जो जापान के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे, उनके घर एक चाय समारोह के लिए आने वाले थे। समारोह से एक रात पहले भारी बर्फबारी हुई। सुबह रिक्यू उठे और उन्होंने बगीचे के रास्ते पर बिछे पत्थरों से बड़ी मेहनत से सारी बर्फ हटा दी ताकि रास्ता साफ हो जाए। ये तो सामान्य बात लगती है। इसमें रणनीति कहाँ है? रणनीति इसके अगले कदम में है।
अच्छा, रास्ता पूरी तरह साफ करने के बाद वो एक पेड़ के पास गए और उसकी एक टहनी को धीरे से हिलाया, क्यों? ताकि थोड़ी सी बर्फ बहुत प्राकृतिक रूप से कुछ पत्तों और पत्थरों पर गिर जाए। कमाल है, ताकि ऐसा लगे कि ये सब बनावटी नहीं बल्कि स्वाभाविक है, जैसे प्रकृति ने खुद ही रास्ते को थोड़ा सा सजा दिया हो। ठीक यही। जब सम्राट आए तो वो उस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्हें लगा कि ये सहज प्राकृतिक सुंदरता है। उन्हें पता ही नहीं चला कि इसके पीछे कितनी सोच और मेहनत लगी है। बिल्कुल नहीं। जब आप अपनी मेहनत को छिपा लेते हैं तो लोग आपकी सफलता का कारण आपकी प्रतिभा को मानते हैं, आपके परिश्रम को नहीं। उन्हें लगता है कि आप में कोई नैसर्गिक, लगभग दैवीय शक्ति है। और जो चीज हमारी समझ से परे होती है वो हमें हमेशा ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली लगती है। हमेशा। तो इसका क्या मतलब निकलता है? आज हमने जो नियम देखे, इरादे छिपाना, कम बोलना, ध्यान खींचना और मेहनत को सहज दिखाना, ये सब एक ही चीज की ओर इशारा करते हैं। शक्ति केवल पद या बल से नहीं आती, यह एक कला है, एक तरह का प्रदर्शन है। हाँ, छवि गढ़ने की, मनोविज्ञान को समझने की और सही समय पर सही दांव चलने का खेल। ये नियम हमें मानव व्यवहार की जटिलताओं के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि सतह के नीचे हमेशा एक और खेल चल रहा होता है। पर ये हमें गहरे सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाता है। क्या? अगर शक्ति का खेल इतना दिखावे, धोखे और रणनीति पर निर्भर है, तो क्या सच्ची, ईमानदार और पारदर्शी शक्ति जैसी कोई चीज वास्तव में मौजूद हो सकती है? या फिर सत्ता की दुनिया में हर कोई बस एक मुखौटा पहने हुआ है? हाँ, एक ऐसा मुखौटा जो उसे उस पल के लिए सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाए।